हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अंजुमन और अब कुछ व्यस्तताओं के कारण अपन क्लास नहीं ले पाए थे, तो थोड़ी सी क्लास अपन ले लेते हैं। क्लास में इतना ही कि मैं आपको ये नोट्स समझा रहा हूँ, इन्हीं नोट्स को आपको ऐसा कैसा ही लिखना है एज इट इज। ठीक है, चलो। तो हम बात करते हैं यहाँ पर। ये एक सारणी बनी हुई है। इस सारणी में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा रक्त समूह है, उसमें कौन सा प्रतिजन है, और उसमें वो किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है, इसके बारे में आपको जानना है। और भारत में उसका कितना प्रतिशत है। अगर हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नो लिख दिया है। दूसरा हम बात करते हैं प्रतिरक्षी। ओ ब्लड ग्रुप में ए व बी दोनों प्रतिरक्षी पाई जाती है, अर्थात ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। अतः ओ ब्लड ग्रुप वाला क्या कर सकता है, इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाए जाने के कारण प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया नहीं होगी। अतः इसका ब्लड ए बी और ओ सबको दिया जा सकता है और निम्न से रक्त ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ से ही रक्त ले सकता है क्योंकि इसके पास कोई प्रतिजन नहीं होता है, और प्रतिरक्षी आकर के इस ओ ब्लड ग्रुप की कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर ओ के बारे में देखा है। भारत में इसका प्रतिशत लगभग कितना परसेंट है? 34.5% है। इसके बाद हम बात करते हैं रक्त समूह ए। ये रक्त समूह ए जो है, इसका प्रतिजन ए है और एंटीबॉडी क्या है? बी है। अतः ये ए और ए बी को रक्त दे सकता है, ये ए और ओ से रक्त ले सकता है, और इंडिया में परसेंटेज है 23%। 23.5 कर लीजिए इसको। इसके अलावा जो बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप की प्रतिजन बी है और प्रतिरक्षी ए है। अतः ये क्या कर सकता है, ये ए और ए बी को ही रक्त दे सकता है। और रक्त किससे ले सकता है? ये बी से और ओ से रक्त ले सकता है। और भारतीयों में इसकी परसेंटेज कितनी है? 34 प्रतिशत पर। और ए और बी की हम बात करते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप की। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है, इसमें प्रतिजन ए व बी दोनों ही पाए जाते हैं तथा कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता। अतः जब भी किसी व्यक्ति को इसका रक्त दिया जाता है तो ये प्रतिरक्षी, ये दोनों एंटीजन क्या करते हैं, दूसरे की आरबीसी से, दूसरे में उपस्थित एंटीबॉडी से रिएक्शन कर लेते हैं और नष्ट कर देते हैं आरबीसी को। ये रक्त ले दे सकता है, एबी को रक्त दे सकता है, किसी से भी रक्त वापस नहीं ग्रहण करेगा। और निम्न से रक्त ले सकता है, ए बी से, ए से और बी से और ओ से रक्त ले सकता है। ये बहुत ही कम 7% होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे रक्त समूह की अलग अलग। हम अलग अलग भी बात करते हैं। देखिए आप, अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बी पाई जाती है। अगर यह केवल प्रतिजन ए के कारण सिर्फ ए व डी का ही रुधिर स्वीकार कर सकता है, ए और ओ का ही रुधिर स्वीकार कर सकता है। बी ब्लड ग्रुप की बात आती है तो बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, देखना। बी ब्लड ग्रुप जो है, इसमें प्रतिजन प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी ए पाई जाती है, और ये केवल प्रतिजन बी के कारण सिर्फ बी, ठीक है ना, सिर्फ बी व ओ का ही रुधिर ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप प्रतिजन ए व बी पाई जाती है तथा इसे सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि ये प्रतिरक्षी से विहीन है। और यह ए बी, वो ए बी व ओ सबका रुधिर ले सकता है लेकिन सिर्फ ए बी को ही रुधिर दे सकता है, इसीलिए इसको हम सर्वग्राही कहते हैं, है ना। ओ ब्लड ग्रुप,
ओ ब्लड ग्रुप इसके ऊपर प्रतिजन का अभाव होता है, अर्थात यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीजन नहीं पाया जाता। प्रतिरक्षी ए व बी दोनों ही पाई जाती है, अतः इसका रक्त सभी को दिया जा सकता है, क्योंकि ये प्रतिरक्षी इसकी रक्षा करेगी। दोनों में से कोई सी भी एक प्रतिरक्षी रक्त की रक्षा कर लेगी, अर्थात ये नष्ट नहीं होता है, इसकी आरबीसी नष्ट नहीं होती है। यह ABO को रुधिर दे सकता है और यह केवल O का ही रुधिर ग्रहण कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति में उससे भिन्न समूह का, हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि किसी व्यक्ति में उससे भिन्न समूह का रुधिर मिला दिया जाए तो प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया के कारण आरबीसी आपस में चिपक जाएंगी और गुच्छा बना लेंगी। इसे हम समूहन क्रिया या समूहन क्रिया या प्लॉटिंग कहते हैं। इस क्रिया से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास प्रतिजन ए है ना, तो इसके ऊपर प्रतिरक्षी ए और प्रतिजन बी पाया जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी ए पाए जाते हैं। जब प्रतिजन ए और प्रतिजन बी अर्थात ए और बी का रुधिर आपस में मिलता है तो जो ए के प्रतिजन है उसको बी की एंटीबॉडी और जो बी का प्रतिजन बी है उसको बी एंटीबॉडी नष्ट कर देगी केवल। और ये ध्यान रखना यहाँ पर केवल जो दाता परमाणु होता है उस दाता परमाणुओं के रक्ताणु का ही क्या होता है, लयन होता है ना, उसका ही क्या होता है, सिर्फ लयन होता है। तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन आरबीसी के प्रकार और संरचना से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे एक और बीमारी के बारे में। अगली एक प्रॉब्लम है आरएच समूह के कारण, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो आरएच समूह होता है, जो आरएच ग्रुपिंग होती है, इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था। आरएच ग्रुपिंग की खोज सन 1940 में लैंड स्टीनर एवं मिनर नाम के वैज्ञानिक ने मकाका रिसस नामक बंदर में करी थी भाई, याद रखिएगा। और जो आरएच एंटीजन होता है वो लगभग 80% मनुष्य में पाया जाता है। संसार के जितने भी 80% पीपुल्स है उन सब में ये एंटीजन मिलता है। और जिन व्यक्तियों में आरएच एंटीजन होता है उन्हें ही हम आरएच सहित या आरएच पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, और जिन व्यक्तियों में आरएच एंटीजन नहीं होता है उन्हें हम आरएच नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, जब आरएच नेगेटिव व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव का रक्त चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति में आरएच प्रतिजन के विरुद्ध एक विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है और यह रक्त आदान कराते समय रक्त आरएच समूह का भी ध्यान रखना आवश्यक है, रक्त समूह का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक विशेष टॉपिक के ऊपर जो है देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक समस्या खड़ी होती है, यदि हम क्या करें, यदि हम आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव माता, इस आरएच नेगेटिव माता को ये जो आरएच नेगेटिव माता है, अगर इसके अंदर पलने वाला शिशु, इसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह शिशु अगर
RS पॉजिटिव है, कैसा है, RS पॉजिटिव है, तो एक बहुत बड़ी समस्या क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उस प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि RH यदि RH नेगेटिव माता, RH नेगेटिव माता, यदि RS नेगेटिव माता, RS पॉजिटिव शिशु या गर्भ कह सकते हो, यदि RS नेगेटिव माता RS पॉजिटिव शिशु युक्त गर्भ को धारण करेगी तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। ये शिशु ने क्या किया, यहाँ से अपरा के माध्यम से ये जो शिशु होता है, गर्भस्थ शिशु होता है, ये जुड़ा रहता है गर्भाशय की दीवार से। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये शिशु RS पॉजिटिव है, अर्थात कैसा है, ये RH प्रतिजन युक्त है, RS प्रतिजन युक्त है। जब इस बच्चे का जन्म होगा तो उस समय ये नाल काटी जाएगी, ये अपरा को काटा जाएगा, है ना। जब ये अपरा को काटा जाता है तो इस शिशु में से कुछ ब्लड माता की गर्भाशय में अर्थात माता के रक्त में आ जाता है। तो ये प्रथम गर्भावस्था की स्थिति है। तो प्रथम गर्भावस्था के बाद जो बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चा कैसा होगा, वो बच्चा स्वस्थ होगा भाई, कैसा होगा, स्वस्थ। वो बच्चा स्वस्थ होगा और उसको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन बच्चे के जन्म के समय क्या होगा, बच्चे के जन्म के समय कुछ एंटीबॉडी, कुछ RS पॉजिटिव ब्लड जो होता है वो कहाँ आ जाएगा, शिशु से नाल कटने के माध्यम से। जब यहाँ पे नाल को काटा जाएगा तो उस नाल के कटते समय कुछ ब्लड यहाँ पर आ जाता है, तो इस ब्लड में यानी माता के ब्लड में आ जाता है, अब माता के ब्लड में आने के कारण माता के ब्लड में क्या निर्माण शुरू हो जाता है, ये जो ब्लड है, अर्थात जो दोनों ब्लड है, अर्थात याद रखना यहाँ से रक्त आएगा और ये माता का रक्त तो पहले से RS नेगेटिव है और ये माता का ब्लड तो RS नेगेटिव है। इसके लिए जो RS पॉजिटिव ब्लड जो शिशु से आया है, ये तो इसके लिए प्रतिजन का काम करेगा। तो यहाँ पर इस RS प्रतिजन के खिलाफ यहाँ पर एंटीबॉडी का निर्माण शुरू हो जाता है, एंटीबॉडी का निर्माण शुरू। अब ये एंटीबॉडी का निर्माण शुरू तो हो चुका है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन शुरू हो चुका है, लेकिन क्या होगा ये बीच की अवधि है, ये कब हो रहा है, गर्भावस्था स्थिति के दौरान, यानी गर्भावस्था के बीच का अंतराल, ये गर्भावस्था के बीच का अंतराल है। इस अंतराल में ये व्यवस्था हो रही है, ये सब हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा आगे देखना आप लोग, जब दूसरी गर्भावस्था आएगी, सेकंड गर्भावस्था आएगी, दोबारा फिर वही RS पॉजिटिव शिशु, उसके जन्म का नंबर आ गया है, नाल को काटा जा रहा है। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान इस माता के शरीर के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडी बन चुके हैं, कई मात्रा में एंटीबॉडी बन चुके हैं, RH एंटीबॉडी। अब ये RH एंटीबॉडी जो बने हैं, ये शिशु की जब नाल कटेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, जब नाल को काटा जाएगा उस टाइम से शिशु से ब्लड वापस फिर अंदर आएगा, यानी शिशु का इस अपरा के माध्यम से, ध्यान देना, इस अपरा के माध्यम से एंटीबॉडी शिशु के अंदर प्रवेश करेंगे और शिशु की जो RBC होगी, अर्थात गर्भ रक्ताणु, यानी गर्भस्थ शिशु की RBC, गर्भस्थ शिशु की RBC को नष्ट कर दिया जाएगा, किन के द्वारा, इन एंटीबॉडीज के द्वारा। ये सब एंटीबॉडीज, इन सभी एंटीबॉडीज के द्वारा बहुत सारी बन गई है। अब तो ये 9 महीने के बाद
तो इनसे इस गर्भस्थ शिशु को मार दिया जाएगा। अगर बच्चा गर्भ में ही मर जाता है, उसकी मौत कहाँ हो जाएगी? गर्भ में ही हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चा जन्म ले लेता है, बाई चांस बच्चे का जन्म हो जाता है, तो ये जो बच्चा है, ये बच्चा कैसा होगा? पीलिया। ये बच्चा जो होगा पीलिया, वो किससे ग्रसित होगा? हेपेटाइटिस से। पीलिया और हेपेटाइटिस रोग से क्या होगा? ग्रसित होगा। तो इस प्रोसेस में हमें याद रखना है कि जब शिशु का जन्म हो तो 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर माता को रोगम का टीका लगा दे। किसका टीका लगा दे? रोगम का। 24 घंटे के भीतर अगर माता को रोगम का टीका लगा दिया जाए तो स्थिति ये होती है कि माता भी बच जाएगी और शिशु भी बच जाएगा। क्योंकि रोगम के टीके लगाने से क्या होगा? जो माता है ना, उस माता में एंटीबॉडी नहीं बनेंगे। जब माता में एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो एंटीजन से क्रिया कौन करेगा? तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्रिया नहीं होगी और शिशु क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो ये थी आपके गर्भ रक्ताणु कोरकता। एक बार फिर समझिए, हमने क्या कहा कि प्रथम गर्भावस्था के दौरान तो एंटीबॉडी कम बनते हैं, इसलिए शिशु की मौत नहीं हो पाती है। शिशु जन्म लेके अपनी माँ के पेट से बाहर निकल जाता है। लेकिन स्थिति क्या हो, लेकिन बाद में ये स्थिति खराब हो जाती है। क्यों खराब होने का कारण यही है, ये एंटीबॉडी बहुत ज्यादा मात्रा में, अभी तो ये कम है, तो ये बहुत ज्यादा बन गए, तो ये गर्भस्थ शिशु की हत्या कर देते हैं, इसकी आरबीसी का लयन कर देते हैं। इसीलिए तो इसको बोला गया अपन गर्भ रक्ताणु कोरकता। इसी का एक और नाम है इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को देख लेना और उसके बाद जो थ्योरीज वगैरह है वो आप उसमें से नोट कर लेना। ये आपका 10th का भी सिलेबस में था, तो ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट कर लेना।